हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी घर पे ठीक होंगे बेटा और सुरक्षित होंगे। तो अब मैं जैसे कि आप लोगों के सामने डिस्कस किया था कि जो हमारा 12th क्लास का जो सिलेबस चला हुआ उसमें मैंने एक असाइनमेंट स्टार्ट किया था और उसमें कुछ पार्ट हमने सोल्व भी कर लिए थे। ये असाइनमेंट आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आगे के जो डाउट है बेटा, आज कोशिश करेंगे इस असाइनमेंट को खत्म कर लिया जाए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। हमने पेज नंबर 10 तक का डिस्कशन स्टार्ट किया था और वहां के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व करने के लिए दिया था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसमें आपको एक चीज और समझने को मिलेगी। तो ये हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये चीज। तो मैं इसकी बात करता हूं। उसने बोला इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे 3 चार्ज रखे हैं और इसकी जो साइड है वो L है। अब ये कह रहा है कि इसके सेंट्रोइड पे अगर हम एक चार्ज रखते हैं कि सच दैट कि जो इस सिस्टम पे फोर्स लग रही है उस फोर्स में कोई चेंज ना है, इक्विलिब्रियम में रहे। सॉरी, क्या बोले कि चार्ज रखने के बाद हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर ही रहे। तो पहले आपको सेंट्रोइड का पता होना चाहिए बेटा। सेंट्रोइड वो लाइन होती है जो वर्टेक्स से सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में काटती है। तो ये यहां से हमने लाइन ज्वाइन की, ये वाला और ये वाला हिस्सा इक्वल होगा, यानी इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके ज्वाइनिंग पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। ये हो जाएगा हमारे पास मीडियम। तो सेकंड वाला यहां से चलेंगे और ये कट कर देगा। तीसरा ये हो जाएगा। तो ये होता है हमारा सेंट्रोइड। क्लियर है? थोड़ा बहुत डायग्राम में आप चेक कर लेना, थोड़ा सा डायग्राम में मुझे एरर लग रहा है हाइट वाइज। तो क्लियर है? ये हमारा क्या है बेटा? सेंट्रोइड। अब इस सेंट्रोइड की लोकेशन, अगर मैं इस टोटल को हाइट मानूं तो अपर पार्ट से 2/3 होती है। कितनी होती है? 2/3। और नीचे से होती है 1/3 होती है। आप किसी भी हिसाब से ले सकते हो। क्लियर? अब थर्ड चार्ज रखना उससे पहले, मतलब जो अलग चार्ज रखना उससे पहले हम वो देखते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज रखे हैं उनकी टोटल फोर्स कितनी आ रही है। तो मैं इस वाले चार्ज की फोर्स मान लेता हूं F1, इस पे जो लगेगी, और उसका फॉर्मूला कितना होगा? K Q1 Q2 by R स्क्वायर पर रखा। तो ये भी Q है, ये भी Q, कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना है? साइड कितनी दे रखी है? L। तो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस L हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा, इस वाले चार्ज से इधर जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी? कि ये भी Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। क्या दोनों फोर्स सेम है? क्लियर है? अब इन दोनों फोर्स के यानी तीन चार्ज है, इस चार्ज पे इसकी फोर्स इतनी होगी और इसकी फोर्स इतनी होगी। अब हमें देखना है कि एंगल कितना है। अब हमने पढ़ रखा है इक्विलैटरल में ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा? 60। तो जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ होगी, तो F नेट कितना आ जाएगा? F1 स्क्वायर। आप लोगों ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 11th क्लास के अंदर। r क्या होता है? दो वेक्टर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द। तो 2 F1 F2
cos 60 डिग्री। अब क्या F1 और F2 की वैल्यू सेम है, तो आप किसी भी एक में रख लो। F1 स्क्वायर, मैं F2 को F1 में चेंज कर देता हूं, यहां पे भी F1 रखूंगा तो 2 F1 स्क्वायर cos 60 की वैल्यू आती है 1/2, ये कट जाएगा तो कितना आया अंडर द रूट 3 F1 स्क्वायर। तो सोल्व करोगे तो रूट 3 इंटू F1, नीचे वाले को मैं रब कर रहा हूं, तो कितना बनेगा बेटा हमारे पास F1 की वैल्यू रख दीजिए कि क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और ये किस साइड है अपवर्ड, डायरेक्शन कहां पे इसकी अपवर्ड। नाउ लेट इट चार्ज, इस पॉइंट को मैं M बोल लेता हूं, या सेंट्रोइड ले रहे हो तो C ले लेते हैं। इज प्लेस्ड एट सेंट्रोइड C such that सिस्टम, जो नया सिस्टम है, remains in equilibrium। क्लियर है? तो उसने ये पूछा है कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चार्ज की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। तो हमने एक चीज पढ़ रखी है, जब भी चार्ज इक्विलिब्रियम में होते हैं तो इट मींस अब जो उस पे टोटल फोर्स लगेगी वो कितनी आनी चाहिए, 0। ये तो पुरानी थी, नई कितनी लगेगी, इन दोनों की वजह से तो ऊपर इस वाले और इस वाले की वजह से, बट ये वाला चार्ज क्या करेगा इसको। अब एक चीज सोच के देखो, इक्विलिब्रियम में है तो ये इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब इस वाले चार्ज की फोर्स, इस वाले चार्ज की फोर्स इस फोर्स के अपोजिट हो। क्या हो, अपोजिट। तो जो इस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रही हो कैपिटल क्यू की वजह से कहां होनी चाहिए, डाउनवर्ड, तब ये इक्वल हो सकता है। इट मींस F net should be equal to F, या तो आप ऐसे कर सकते हो या कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीज को भी छोड़ो, हमें साइन नहीं पता। क्लियर है? दूसरा कंसेप्ट आप क्या ले सकते हो कि टोटल फोर्स, या तो आप ऐसे बोल सकते हो दिस वन, या आप इस चीज को ना लेके ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि टोटल फोर्स तीनों की लग रही है, पहले दो की कितनी है, पहले दो की तो हमने √3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर निकालनी, और इस वाले चार्ज की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्यू रखा है, यहाँ पे कैपिटल क्यू। अब ये डिस्टेंस आप लोगों को पता करना, बस एक काम बचेगा और डिस्टेंस पता करने का। वो कैसे होगा, पहले हमें ये पूरी साइड पता होनी चाहिए, फिर उसका 2/3 लेंगे तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये L है, तो ये कितना बचा, L/2। तो ये वाली कंप्लीट साइड कितनी आ जाएगी, कंप्लीट साइड, यहाँ पे O ले लो आप, P Q R कर लेते हैं, या कोई भी सिंपल सी बात है बेटा, आप लोगों को इतना बड़ा वो नहीं होना चाहिए डाउट। L स्क्वायर माइनस पाइथागोरस लगाओ, L स्क्वायर माइनस, क्लियर है, सोल्व करो, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 L स्क्वायर बाई L स्क्वायर अपॉन 4, तो अंडर द रूट 3L स्क्वायर बाई 4, तो ये आ गया, ये टोटल साइड आई है, ये किसके इक्वल आया है, H के। तो डिस्टेंस कितना हुआ, कितना होगा, स्टार्ट करते हैं एक बार, के फर्स्ट चार्ज दिस, सेकंड चार्ज कैपिटल क्यू, और डिस्टेंस कितना होगा 2/3
h, तो उसका स्क्वायर h की वैल्यू रख दीजिए। मैं 2/3 सीधा r ही लिखता हूं और उस r को यहां सोल्व कर लेते हैं। r इज इक्वल टू 2/3 h, और h हम लोगों को निकाला था √3 l, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा उसका, इससे कट गया l/√3। तो आपको हर स्टेप आना चाहिए क्लियरली। तो यहाँ पे लिखो r स्क्वायर, बार की जगह कितना है l/√3 स्क्वायर। तो ये सोल्व होके कहां चला जाएगा, l/√3 था ना, तो 3 ऊपर l स्क्वायर नीचे। अब आपको ये साइड चाहिए, किसी भी एक को उस तरफ ले जाओ, k क्यू 3/l स्क्वायर माइनस, इसको कट कर देते हैं, k से k कैंसल, एक क्यू से क्यू कैंसल, तो क्यू कितना आया -3 क्यू/3, इससे करोगे तो √3। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा -q/√3। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए थोड़ा टाइम लगाया बेटा, बट अच्छे से समझ के आपको इसे करना है। तो ये पेज नंबर 10 आप लोगों का कवर हो गया है। पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा, जस्ट आप लोगों को हिंट दे देते हैं। क्वेश्चन, एक स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है स्मॉल r, और उस पे कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियस है कैपिटल R, उसके अंदर कवर कर दिया। इस पे चार्ज है +q और इस पे है कैपिटल Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉस थ्योरम बिटवीन स्फीयर एंड इट्स सेल। एक केस में करता हूं बिटवीन स्फीयर एंड सेल। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हम एक पॉइंट कंसीडर करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आप लोगों को निकालना होता, तो हमने P पॉइंट मान लिया जो कहां लोकेटेड है, इन दोनों के बीच में। तो ये P पॉइंट लिया, फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करते टाइम हमें गॉसियन सरफेस लेते थे जिसकी रेडियस कितनी होगी, जितना आप लोगों ने उस पॉइंट का डिस्टेंस मानना है। मैं इस डिस्टेंस को r1 बोल लेता हूं। तो आप लोगों ने आगे क्या पढ़ रखा गॉस थ्योरम से कि phi e यानी E डॉट ds is equal to charge enclosed by epsilon now according to गॉस थ्योरम। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की वजह से आउटवर्ड होगा, क्लियर। दूसरा, सरफेस वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, क्लियर है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है बताओ एक बार। E हमें निकालना है ds किसका, इस गॉसियन सरफेस का। ये हमने क्या लिया है, गॉसियन सरफेस। तो इसका गॉसियन सरफेस का एरिया पूरे पे इंटीग्रेशन कर देंगे, साथ में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो ये तो 1 ही जाएगा। चार्ज इनक्लोज, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, दिस +q, ये उससे बाहर है, ये काउंट नहीं होगा, तो q/ε। तो इधर से इसका पूरे का एरिया कितना आएगा गॉसियन सरफेस का,
कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर और रेडियस यहाँ पे r1 है तो ये आ जाएगा क्यू बाई, और आपको e निकालना था तो e कितना होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 स्क्वायर। तो ये आप लोगों का रिजल्ट आएगा, आपको इसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। सेकंड पार्ट में निकालना है आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल, तो अब आपको जो पॉइंट लेना है कुछ खास चेंज नहीं आएगा, बस एक ही चीज का ध्यान रखोगे, जो पॉइंट आएगा वो बाहर की तरफ चला जाएगा और उसका डिस्टेंस मैं r2 मान लेता हूं, ये r था, ये कैपिटल R, क्लियर है। तो यहां पे भी गॉसियन सरफेस लेंगे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ, नेट सरफेस वेक्टर बाहर की तरफ, आगे का काम वही है जिट, क्लियर है। यानी कि E डॉट ds चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट कितना है, ds में ये ले लेता हूं, एंगल तो 0 हो गया। अब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, प्लस क्यू और प्लस कैपिटल क्यू। तो एक चीज में डिफरेंस आएगा, यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड क्यू प्लस कैपिटल क्यू हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ds की वैल्यू हमें पता है 4 पाई, अब रेडियस r2 ली है शायद, तो r2 स्क्वायर हो जाएगा। इससे जब इक्वेट करोगे तो e कितना आया q प्लस q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 स्क्वायर। तो ये हमारी इंटेंसिटी आ गई आउटर रीजन में, क्लियर है। ऐसा ही एक क्वेश्चन बेटा इसी पेज पे आप लास्ट क्वेश्चन देखोगे, 6 दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैं, एक की रेडियस है a और दूसरे की रेडियस है b, इस पे चार्ज q है और इस पे प्लस q। आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बार तो इस अंदर वाले रीजन में एक पॉइंट मान के, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो आप पॉइंट लोगे, हर एक पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, उसका चार्ज इनक्लोज देखो इस वाले में चार्ज इनक्लोज कितना है, दोनों चार्ज स्फीयर के सरफेस पे लाई करेंगे तो इसमें चार्ज इनक्लोज 0। तो यहाँ पे जो आप इक्वेट करोगे वो आ जाएगी 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड वाले केस में यहाँ गॉसियन सरफेस बनेगा, तो सेकंड केस में q बाई एप्सिलॉन नॉट को आप इक्वेट करोगे, और तीसरे केस में q प्लस कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आपका हमारा बनेगा 4 पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यानी रीजन दे रखा है a x से 0 से a के बीच में, a से b के बीच में, b से इंफिनिटी के बीच में, तो आप लोग आसानी से कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने जो पहले डिस्कस किया था, उसका बी पार्ट अभी आपको नहीं करना है, शो दैट इफ वी कनेक्ट स्मॉलर एंड आउटर स्फीयर, वो करेंगे पोटेंशियल वाले टॉपिक में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो इसमें रिंग का एक टॉपिक आता है जो हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, उसका पूछा है। अगर कोई रिंग है, बाकी ये एक बार ही पूछा गया 2016, उसके बाद शायद ये सिलेबस से निकाल दिया गया हो, बट इस साल क्या हर बार सिलेबस थोड़ा सा एक दो टॉपिक वाइज चेंज हो जाता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखें कि स्फीयर रिंग उसकी रेडियस है और पॉइंट का डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है वो डेरिवेशन करते हैं। तो k q r अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 आती है इस पॉइंट। तो ये डेरिवेशन थ्योरी में आपकी कवर हो जाएगी। अब ये पूछा है कि प्रूव दैट कि फॉर ए पॉइंट, अगर ये पॉइंट रिंग से काफी ज्यादा दूर है, फार अवे, तो क्या होगा। तो इसका मतलब r विल बी वेरी वेरी लार्जर देन a, तो उस केस में a को क्या कर सकते हैं,
नेगलेक्ट, तो यहाँ पे ई रिंग का जो फॉर्मूला आएगा के क्यू आर, ए को नेगलेक्ट कर दो तो आर स्क्वायर बचा 3/2, इससे कैंसिल, एक ये कैंसिल कर दिया तो स्क्वायर बचा। तो आपको ये प्रूव करना है कि इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो आपको कुछ नहीं करना। अब अगर सोच के देखो, जो इस इलेक्ट्रिक रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया इस कंडीशन पे, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसका भी तो यही फॉर्मूला होता है कि क्यू बाई आर स्क्वायर, या बोल सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है कि जो फॉर्मूला है वो किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास पेज नंबर 11 सोल्व हो गया कंप्लीट। पेज नंबर 12 पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, थ्योरेटिकल आराम से हो जाएगा कि एक मेटालिक सरफेस पे जो चार्ज है, सॉरी हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर है, उस पे हम कुछ चार्ज दे रहे हैं, क्या वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि स्फीयर सॉलिड है या होल। तो हम लोगों का आंसर आता है कि जो चार्ज है वो हमारा बॉडी के सरफेस पे लाई करता है। तो अगर दोनों स्फीयर की रेडियस सेम है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो स्फीयर है या होल, दोनों पे सेम चार्ज स्टोर हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पेज नंबर 12। क्वेश्चन 3, ये सभी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, पहले फिर से रिपीट कर देता हूं। डिपिक्ट का मतलब आपको पिक्चर की फॉर्म में दिखाना है कि डाइपोल की ओरिएंटेशन जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कब वो स्टेबल होता है और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो स्टेबल में पढ़ा था जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एडजस्ट हो जाता है, यानी उसकी डाइपोल मोमेंट -q इस तरफ प्लस q इस तरफ, तो थीटा होगा 0। तो ये किसका केस है, स्टेबल। तो आपको ये दिखाना है। और अगर बात करें अनस्टेबल की, तो अनस्टेबल के लिए डिग्री पे एंगल चला जाता है, थीटा 180 डिग्री। तो ये अनस्टेबल वाली पिक्चर हो गया आप लोगों के लिए डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, तो इसीलिए मैं उनको पढ़ भी नहीं रहा बेटा, ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। 6 का बी पार्ट इसी पेज पे। क्वेश्चन 6 का बी पार्ट, एक वायर है, अच्छा क्वेश्चन है, जिसकी लेंथ है L, लेंथ गिवन L, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो दे रखी है kx। तो ये वायर इस तरीके से जा रही है हमारे पास, उसको एक गॉसियन होलो सरफेस के अंदर बंद कर रखा है, तो हम गॉसियन सरफेस भी ऐसा मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए कि उस वायर का जो चार्ज इनक्लोज है वो पता होना चाहिए। अब चार्ज कैसे निकले, यहां उसने दे क्या रखा है, लैम्डा। तो एस लैम्डा किसके इक्वल होगा। अब एक चीज और बेटा, ये लैम्डा किसका फंक्शन है, x के साथ चेंज हो रहा है। अगर इस वायर के इस किनारे से मेजर करना स्टार्ट करें तो x जैसे जैसे दूर जाओगे 1 मीटर 2 3, तो लैम्डा की वैल्यू भी k 2k 3k 4k चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, जब भी चार्ज क्या हो, वेरिएबल हो, या चार्ज डेंसिटी
वेरिएबल होती है, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी, तो हम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाते हैं जिसमें उस चार्ज को पार्ट्स में ब्रेक कर लिया जाता है, एक पार्ट फिर दूसरा फिर तीसरा फिर, तो एक पे कितने होगी लैम्डा डी क्यू बाई डीएक्स, आप लोगों ने पढ़ रखा हो ना डी क्यू बाई डीएक्स बाई डेफिनेशन, तो डी क्यू कितना आया लैम्डा इनटू डी, तो टोटल चार्ज इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू यानी इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इनटू डीएच, लैम्डा कितना गिवन है, अब यहाँ पे x वेरिएबल है तो हम इसको x में लिख लेते हैं, क्लियर है, तो dx इनटू dx, और लेंथ कहां से कहां, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है l लेंथ जब तक कंप्लीट नहीं होती, यहां तक मान लिया जाके l कंप्लीट हो जाती है तो 0 टू l। अब आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर, ये फॉर्मूला होता है n+1 और n+1 11 में पढ़ा होगा, तो k x² 2 l 0, लिमिट पुट करोगे तो k l² 2 आ जाएगा, तो इतना चार्ज इनक्लोज्ड है तो फ्लक्स कितनी आएगी, बिल्कुल आसानी से आ जाएगी k l² 2 एप्सिलॉन नॉट, आप लोगों का आंसर आ गया, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद एक बार ये केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल एट एंगल भी पूछा गया है अल्फा विद एक्सिस, ये डेरिवेशन भी क्लास में एक बार तो रिवाइज हुई थी, नेक्स्ट देखते हैं बेटा केस 12 पे ही क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है हमारे पास, ये पॉइंट चार्ज है, उसको एक स्क्वायर है, 3D में डायग्राम बना रखा है बेटा, क्योंकि उस स्क्वायर के बेस से हमें कुछ एक क्यूब बनानी है, यानी कि साइड ये भी डी, सभी साइड्स डी हैं, तो इसीलिए वो हो गया, उस मान लिया ये एक स्क्वायर है, मान लेता हूं इसके ऊपर d/2 हाइट पे चार्ज रखा है, तो ये 3D डायग्राम है, तो कितने डिस्टेंस पे d/2 पे चार्ज रखा है। अब ये कह रहा है कि गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो थ्रू द स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो हमें कंस्ट्रक्शन अप्लाई करके फिर सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ज का जो इफेक्ट है हर डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इसी तरीके से, तो इसको पहले में क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं कि एक क्यूब बना ली जाए, और उस क्यूब के अंदर ये चार्ज अब आ जाएगा मेटल, तो इस क्यूब की फ्लक्स कितनी होगी, हम लोगों ने पढ़ रखा है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इसका स्क्वायर गिवन हो तो इसका एक बेस है, यस और नो, तो 5 स्क्वायर, क्योंकि क्यूब में 6 स्क्वायर हो गए तो 5 क्यूब बाय 6 हो जाएगी, तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर होता है बेटा, इस तरीके से हमें सोल्व करना। पेज नंबर 13 पे चलें तो इसी का पार्ट गिवन है कि अगर पॉइंट चार्ज को
स्फीयर के सेंटर से d/2 की बजाय d डिस्टेंस पे रख दिया और जो स्फीयर की साइड्स हैं अब उसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो फर्क क्या पड़ना, ये 2d होगी। अब भी क्या होगा, इस केस में भी चार्ज इनक्लोज कितना है भाई, सिचुएशन चेंज की है, अब भी चार्ज इनक्लोज, ये पूरा चार्ज इसके अंदर आ रहा है, तो अब भी कितना है क्यू, तो अब भी एक स्क्वायर के हिस्से में कितना आएगा क्यू बाई क्यूब का 6, यानी सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट आपसे घुमा के पूछा गया चीजों को, और वही चीजें सेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लीनियर चार्ज हमने पढ़ा था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। तो इसका ग्राफ पूछा गया कि E और R का ग्राफ बताओ क्या होगा। तो ग्राफ आएगा बी पार्ट में इस तरीके से, ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से वेरिएशन हो जाएगी। आगे पूछा है find the work done in bringing a charge from perpendicular distance। देखो इसी बीएससी बोर्ड में थोड़े से कंसेप्ट घुमा रहा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मैं बात करूं पेज 13 का, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है और उसका बी पार्ट हमने फर्स्ट था हटाए, फर्स्ट में भी और में ही दे रखा है। तो फर्स्ट का ए, ये बी पार्ट का, और फर्स्ट का सी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे पास लीनियर वायर है इसके परपेंडिकुलर r1 डिस्टेंस से r2 डिस्टेंस तक, कोई भी r1 r2 ले लो, यहां तक एक चार्ज को मूव करवाया गया, तो फोर्स कैलकुलेट करो। और ये बोला गया r2 इज ग्रेटर देन r1, तो ये r2 है, ये r1 है, और चार्ज को कहां लेके गया देखो, समझो r2 इज ग्रेटर देन r1 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस चार्ज को लेके गया है r1 से लेके r2। तो वर्क क्या करेगी, यहाँ पे इसकी फोर्स काम करेगी। तो यहाँ पे dw जो होगा, आप लोगों ने पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन दोनों की सेम है भाई, इसकी फोर्स उसी तरफ तो लग रही है और उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये तो 1 हो गया। फोर्स कितनी होती है QE इनटू dr। अब E आप लोगों के पास कितना है, E हमने पढ़ रखा है, इसका कितना होता है लैम्डा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू dr। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, dw का इंटीग्रेशन, तो जो जो चीजें कांस्टेंट हैं उन लोगों ने बाहर निकाल ली, तो 1 बाई r इनटू dr का इंटीग्रेशन करते हैं। तो चले कहां से थे, r1 से, और कहां पे रुके r2। क्लियर है। अब हम लोगों ने इंटीग्रेशन में 1 बाई x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है log x, क्या होता है log x। तो बाकी चीजें सेम, e r की फॉर्म में तो r आ जाएगा, r2 r1, तो log e r2 बाई r1। आगे फॉर्म, ये आगे फॉर्मूले ओपन कर रखे हैं, log m बाई n किसके इक्वल होता है, log m माइनस n के। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसे सोल्व करें। इसका सेकंड क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो आप पीछे वाले जो क्यूब का दे रखा है पीछे वाली क्लासेज में किया था, बस वैल्यू चेंज कर रखे हैं। अल्फा यहाँ पे 100 दे रखा है, बाकी उसके साथ में जो गिवन है 100 न्यूटन
ये उसके यूनिट है, तो इससे घबराना नहीं है। तो आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं। पेज 13 पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आए एक बारी। इसमें गिवन है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बार, दो आइडेंटिकल बॉल हैं, एक पे -q चार्ज है और एक पे +3q। देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, घुमा रखा है थोड़ा सा। उनको कांटेक्ट में लेके आए, तो कांटेक्ट में लेके आए जब सेपरेट करते हैं तो हमने चीज पढ़ रखी, दोनों पे टोटल का हाफ हो जाता है। तो -q + 3q/2 कितना बचा, +2q/2। तो दोनों के पास इस पे भी कितना चार्ज प्लस का बच रहा है, तो +q, और इस पे भी कितना चार्ज +q। अब ये पूछा है कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, d डिस्टेंस। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, तो इन दोनों की फोर्स कितनी आएगी कि q1 भी कितना है +q, दूसरा भी कितना है +q, और डिस्टेंस d स्क्वायर। तो पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है। तो पॉजिटिव रिजल्ट किस फोर्स को दिखाता है, रिपल्सिव फोर्स। तो नेचर में पूछा गया है कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। तो पेज नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया बेटा आप लोगों का। पेज नंबर 14 पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 14 में सेकंड क्वेश्चन देखो, एक कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर जो फ्लक्स एंटर कर रही है वो φ1 है और जो फ्लक्स लीव कर रही है वो φ2। तो नेट चार्ज पूछा है। तो आप लोगों को पहले नेट फ्लक्स पता होनी चाहिए। क्या होती है, q in - q out, तो φ1 - φ2। अब हमने क्या पढ़ रखा है, तो जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, φ into ε0। तो φ कितना आया है, φ1 - φ2 into ε0। तो ये आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका थर्ड क्वेश्चन रीड करके देखें। तो ये दिया है कि गॉस लॉ को यूज करके स्फेरिकल सेल का रिजल्ट निकालना है और उसको प्रूव करना है कि for a point outside the cell at a distance r electric field is same as that, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 कि सेल से बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है उसका जहां तक आप रिजल्ट कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा। क्लियर है, जब इस पे चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, यानी सेल ये है, इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे इतना रिजल्ट आएगा। अब ये प्रूव करना है, ये दिखाना है आपको कि this is equal to electric field at the same point when entire charge of cell were concentrated at distance। यानी कि ये रिजल्ट हमारा इस रिजल्ट के आइडेंटिकल होना चाहिए कि जब हम इस सेल का पूरा चार्ज यहाँ लोकेटेड ना मान के उस सेल के सेंटर पे माने और पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है r पे। तो एक चीज सोच के देखो, इस स्फीयर पे ना होके यहाँ सेंटर पे होता तो इट मींस टोटल चार्ज यहाँ इस सेल को भूल जाए। तो हमने टोटल चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। तो जस्ट आपको इतना लिखना, दिस रिजल्ट इज सेम एज व्हेन एंटायर चार्ज ऑफ सेल इज कंसंट्रेटेड एट तो सेंटर पे मान के भी रिजल्ट आएगा। ये तो आपने बाय डेफिनेशन पढ़ ही रखा है कि जब कोई चार्ज रखा और उसे p पॉइंट पे पूछा है तो फॉर्मूला ये होता है। तो दोनों रिजल्ट सेम है, बस आपको यही बात करनी है। एक बार फिर जब भी आपको बोले शो दैट कि इस रिजल्ट के बराबर प्रूव करो, तो आपको कुछ नहीं, ध्यान से देखना है कि जो लास्ट में रिजल्ट आया है वो जो आपसे पूछा गया उस रिजल्ट से मैच कर रहा होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन कुछ बच्चों के डाउट भी थे,
और उसके बाद हमारा फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेज 14 क्वेश्चन 5 CBSE 2020। तो हमने अपनी स्टार्टिंग 2005 से की थी और 20 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। और इस डिस्कशन के साथ ही आई थिंक अब आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड का नहीं अटकना चाहिए। आपको पता चल गया होगा कि बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ बेटा मैंने मेहनत की, आप भी अच्छे से पढ़ें ताकि मुझे भी खुशी हो जब कोई बच्चा बोले कि सर हमारा ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। बस एक टीचर के लिए इतना ही काफी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट डिस्कस करेंगे, ए आप लोगों से हो जाएगा। एक पार्टिकल है, उसका चार्ज गिवन है 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो को में से लिखते हैं। उसका मास गिवन है 1.6 ग्राम, तो इसको भी केजी में चेंज कर लो। कोशिश किया करो चीजों को ऐसा यूनिट में देखते ही चेंज कर ले जाएं। वेलोसिटी इज गिवन, यानी एट t is equal to 0, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी 4i कैप गिवन है। 4i कैप का मतलब along x एक्सिस। उसके बाद ये पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 80i कैप प्लस 60j कैप। तो वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो एक टाइप से हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस 80 का कंसेप्ट लगेगा। फाइनल वेलोसिटी गिवन है, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसको मैं u भी बोल सकता हूं। ए आप लोगों को पता करना। तो ए के लिए क्या फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू क्यू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो A इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। तो जस्ट यहाँ पे मास भी स्केलर है, तो एक टाइप से हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो अंडर द रूट 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो आई थिंक इजी सा है, 100 यूनिट आ जाएगा। तो चार्ज कितना गिवन है 2 × 10⁻⁻6 इलेक्ट्रिक फील्ड 100 यूनिट, मास 1.6 × 10⁻³ तो इससे तो ये कट गया, 3 पावर बची, एक पॉइंट यहाँ से नेट आ गया, तो 10 यहाँ चला गया, -3 + 3 पूरी पावर खत्म। तो 2/16 सोल्व कर लेना है। तो ए आ जाएगा 0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पुट कर दीजिए u कितना है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक्स एक्सिस को दिखा रहा है तो 4 प्लस a कितना है 0.125, टाइम कितना 5 सेकंड। पहले इसको रखते हैं, तो v आपकी आ जाएगी 4 + 5/8, आप सोल्व कर सकते हैं। तो
4 प्लस 0.625 फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो ये आप लोगों का आंसर बनता है। आप लोग इसको अच्छे से ट्राई करें। बस वही चीज है, फिर से मैं कहता हूं न्यूमेरिकल में एक ही चीज सोचनी है, फोर्स कैसी लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स, और मास भी दे रखा है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, बस सिंपल टर्म लगा दिया। हर चीज में क्लू छुपा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल आर गिवन। दिस इज आवर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। दो आइडेंटिकल डाइपोल हैं, एक तो यहां पे, तो इसकी डाइपोल मोमेंट इस तरफ, दूसरा है ऐसे माइनस क्यों प्लस टू, डाइपोल मोमेंट पता आपको माइनस से प्लस होती है। तो फर्स्ट पूछा गया नेट डाइपोल मोमेंट, तो एंगल 90 डिग्री है, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी अंडर द रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2 p1 p2 cos 90। दोनों सेम है तो ये भी p होगा, ये भी p, यहाँ पे भी ये cos 90 जीरो होता है तो खत्म, तो कितना बचा 2p स्क्वायर यानी अंडर द रूट 2p। इतनी आपके पास टोटल डाइपोल मोमेंट फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड, तो हमने पढ़ रखा p नेट डॉट e। अब p नेट इस तरफ है और e किस तरफ दे रखा उसने x एक्सिस के अलग, तो दोनों में एंगल कितना है 45 डिग्री, क्योंकि दो इक्वल चार्ज का जब रिजल्ट आता है तो दोनों के मिडल में होता है। तो p नेट e cos 45 डिग्री, cos 45 कितना होता है आप लोगों को पता भी होगा, 0 1 2 3 इस तरीके से वैल्यूज निकालते थे, तो ये आएगा 1/√2, तो √2p एज इट इज और 1/√2, तो आंसर आप लोगों का ये बनता है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है या प्रदीप की बुक के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर और साथ में थर्ड चैप्टर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम वाला टॉपिक, इन सभी के लास्ट 16 ईयर में बोर्ड के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कर सकता है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलेगी, और जो मेरा मकसद रहा है कि जो बच्चों के मेन डाउट रहते हैं एग्जाम फेयर उसको दूर किया जाए, कि हम क्लास में पढ़ते हैं और बोर्ड में क्या पूछा जाता है। अब आपको कुछ आइडिया होगा कि क्लास में हमने क्या पढ़ा और बोर्ड में किस तरीके से उसको घुमा के पूछा जाता है। तो अगर आप एक फील्ड में प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम आप लोगों के लिए इजी काम होने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करें बेटा, अच्छा रिजल्ट लेके आए, कम से कम अच्छी नॉलेज गेन करें, रिजल्ट तो बाद की बात है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को बाय बोलता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बेटा एक मैसेज और देना चाहूंगा, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। अभी कुछ बच्चों, जैसे लॉकडाउन में कुछ बच्चों की क्लासेस नहीं लग रही थी, तो कुछ बच्चों के फर्स्ट 2 चैप्टर्स नहीं हुए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनके लिए शायद ये 5 जो क्लास हमने असाइनमेंट की बनाई है वो शायद कम यूजफुल हो, चीजें कम समझ आई हो। बट उनके लिए एक बात बोल रहा हूँ कि अभी जो आगे आने वाली क्लासेस हैं, मैं थ्योरी का ही चैप्टर स्टार्ट करूंगा, स्कूल वाले बच्चे भी यहाँ तक ही पढ़ा आके वहां से कनेक्ट हो जाएंगे। तो सी पार्ट में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का स्टार्ट करूंगा, वहां से हर चीज वीडियो के थ्रू पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन, यानी आगे आने वाला पार्ट सब बच्चों के लिए इक्वली हेल्पफुल होगा। तो सब इस चीज को ध्यान रखें, पहले थ्योरी कवर करके फिर अगला असाइनमेंट आप लोगों को साथ साथ करना। इसको अभी के लिए चाहे आप जितना समझ आता उतना समझें, बाकी बाद में आप लोग कवर कर सकते हैं।